नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं जो आपके लिए आज कहानी लाई हूँ उसका शीर्षक है बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब यानी कि बड़े भैया। आपके और हमारे जैसे घर में बड़े भाई होते हैं वैसे ही। बड़े भाई साहब पढ़ने लिखने में छोटे भाई की अपेक्षा कमज़ोर हैं, किंतु जब तक अपने बड़प्पन का लाभ उठाने से नहीं चूकते। यानी कि बड़े भाई छोटे भाई से पढ़ने में थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना बड़प्पन यानी कि बड़े होने का जो एक रौब होता है वो दिखाने से कभी भी नहीं चूकते। कथा सम्राट प्रेमचंद्र की आत्मकथा शैली में लिखी यह रोचक कहानी बड़े छोटे भाई के अनूठे प्रेम का परिचय देती है। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे यानी क्लास आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। वे 1 साल का काम 2 साल में पूरा करते थे, कभी कभी 3 साल लग जाते थे। बुनियाद की पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। बच्चे, तालीम मतलब होता है शिक्षा। मैं 9 साल का था, वे 14 साल के। उन्हें मेरी निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। निगरानी यानी कि देखभाल करना और शालीनता यानी कि विनम्रता। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। अध्ययनशील यानी कि पढ़ते रहने वाले, हरदम किताब खोले रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए किताब के हाशियों पर कुत्ते बिल्ली की तस्वीर बनाया करते। कभी कभी ऐसे शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई तालमेल। वे 9वीं जमात यानी क्लास में थे और मैं 5वीं में था। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटी मुँह बड़ी बात थी, क्योंकि जब बच्चे छोटी क्लासेस में होते हैं तो उन्हें बड़े क्लास की पढ़ाई लिखाई समझने में थोड़ा कठिन तो लगता ही है। तो ये छोटे भाई बड़े भाई के बारे में यही बता रहे हैं। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से बाहर आकर उछल कूद करता, लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। रौद्र रूप देखकर यानी कि गुस्सेल रूप, गुस्से में देखकर उसे बहुत डर लग जाता। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? इसी तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है। अरे मैं तो कहता हूँ कि तुम इतने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। घोंगा यानी कि सीधे। ये तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ, फिर भी 1-1 दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। यानी कि एक ही क्लास में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यों खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है कि घर जाकर गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई को क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा। लताड़ यानी कि डांट। भाई साहब उपदेश कला में निपुण थे और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगा, क्यों ना घर चला जाऊं। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट टाइम टेबल बना डालता, परंतु उस पर अमल नहीं कर पाता और फिर
भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। यानी कि मैं अपने भैया की बातों को मानने की हर बार कोशिश करता, लेकिन कहीं ना कहीं फिर अपने ही तरीके से रहता। तो मेरे भाई साहब को क्या मौका मिलता कि वो मुझे डांटें और समझाएं। मैं उनके कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो। दबे पाँव यानी कि धीरे धीरे चुपके चुपके उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। सालाना इम्तहान हुआ। सालाना इम्तहान यानी कि एनुअल एग्ज़ाम। भाई साहब फेल हो गए। मैं पास और दर्जे में प्रथम आया। यानी कि बड़े भाई फेल हो गए और मैं फर्स्ट आया। जी में आया। भाई साहब को आड़े हाथों लूँ। आड़े हाथों लूँ यानी कि जी किया कि मैं भी भैया को बहुत कुछ सुनाऊं, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। यानी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मेरे भैया बहुत दुखी थे। भाई साहब ने इसे भाप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। यानी मेरे भैया मन ही मन सब कुछ समझ गए थे। एक दिन जब मैं भोर के समय गुल्ली डंडा खेलकर भोजन के समय लौटा तो वे मुझ पर टूट पड़े, यानी कि नाराज हो पड़े। देखता हूँ इस साल दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें घमंड हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा, तो तुम्हारी क्या हस्ती, यानी कि तुम क्या चीज़ हो, क्या हस्ती है। सहज इम्तहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, यानी कि अर्थ समझो। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों में पसीना आ जाएगा जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। यानी कि बड़े भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं फेल हो गया ये मत सोचो। जब तुम मेरी क्लास में आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अलजेब्रा और ज्योमेट्री ये सब मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। लोहे के चने चबाना यानी कि बहुत कठिन कार्य करना। ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, यानी कि ज्योमेट्री ऐसी चीज़ है कि भगवान ही बस हमें बचाए। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई निर्दयी परीक्षक से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है। निर्दयी परीक्षक यानी कि एग्ज़ाम पेपर चेक करने वाला व्यक्ति, जो कि बहुत ही निर्दयी हो सकता है, यानी हार्ड हो सकता है। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, उसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह। आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फ़ायदा। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब दुगना होगा, दुगना नहीं चौगुना हो जाए मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है। यहाँ बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को मैथ्स के सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं। स्कूल का समय निकट था। ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। उपदेश माला यानी कि बड़े भाई साहब जो छोटे भाई साहब को इतना ज्ञान और इतना लेक्चर दे रहे थे, उसी की बात छोटे भाई बोल रहे हैं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। फिर भी पुस्तकों से मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। यानी कि भैया की बड़ी बड़ी और कठिन बातें सुनकर मैं डर गया और मेरे फिर भी पुस्तक पढ़ने की जो ना इच्छा थी वो ना इच्छा ही रही। फिर सालाना इम्तहान हुआ। भाई साहब फिर फेल हो गए और मैं अव्वल यानी कि फर्स्ट। वे रो पड़े तो मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई।
यानी कि मैं जो फर्स्ट आया था मुझे उसकी कोई इतनी खुशी नहीं हुई, क्योंकि मेरे बड़े भैया फेल हो गए थे। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। 1 दर्जे का अंतर यानी कि एक ही क्लास का फर्क। अब की बार भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया, जिसके कारण मेरा डर कुछ कम हो गया। अब मुझे कनकोए यानी कि पतंगबाजी उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। एक दिन संध्या समय में एक कनकोए के पीछे बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। बेतहाशा यानी कि लगातार कंटिन्यू। आंखें आसपास की ओर थी। बालकों की एक सेना भी पतंग लूटने के लिए दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की कोई खबर न थी। सहसा भाई साहब से मेरी भेंट हो गई। सहसा यानी कि अचानक। शायद बाजार से लौट रहे थे। मेरा हाथ पकड़कर बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले की पतंग के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक ज़माना था कि लोग 8वीं पास करके नायब तहसीलदार और डिप्टी मजिस्ट्रेट हो जाते। ये ऑफिसर्स रैंक हैं, हो जाते थे, और तुम इन लौंडों के साथ कनकोए के लिए दौड़ रहे हो। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। चाहे तुम मेरी जमात यानी कक्षा में आ जाओ और शायद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है वह खुदा भी नहीं मिटा सकता। तुम चाहे एमए, डिलीट और डिफिल ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताब पढ़ने से नहीं, दुनिया देखने से आती है। ये एमए, डिलीट, ये सब बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। तो भाईजान, यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते हुए बेराह न चलने पाओगे। बेराह यानी कि रास्ते से भटक नहीं पाओगे। तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। नई युक्ति यानी कि नए नियम से अपना सर झुका लिया मैंने। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। लघुता यानी कि छोटेपन का, और श्रद्धा उत्पन्न यानी कि रिस्पेक्ट जागना। मैंने सजल आंखों से कहा, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको इसका अधिकार है। सजल आंखों से यानी कि आंखों में आंसू भरकर कहा कि आप जो भी फरमा रहे हैं मैं उसके आगे नतमस्तक, यानी कि आपका ये अधिकार है, मैं इसे मानता हूँ। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकोए उड़ाने को मना नहीं करता। मेरा भी जी करता है, लेकिन क्या करूँ, खुद बेराह चलूँ तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँगा। ये कर्तव्य भी मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ यानी पतंग हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और वे तहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, चाहे वो कैसे भी हों, लेकिन वो हमारे लिए हमेशा सही राह ही देखते हैं और हमें हमेशा अच्छी बातें ही सिखाते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ ही धन्यवाद।